नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट आर्टिकल, और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। और ये यहाँ से जो आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, दीज आर अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा हमें चीज़ों को सीक्वेंशियली समझना है। सीक्वेंशियली समझते जाएंगे तो हमें चीज़ें समझ में आती जाएंगी। सबसे पहले बेटा ये बात अपने जहनों में रखिए कि ये जो एनिमल्स की कोऑर्डिनेशन है, ये दोनों तरह की होती है। ये बात आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो केमिकल भी होती है, और एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन नर्वस भी होती है। डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि उस ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम मौजूद है या नहीं है। अगर नर्वस सिस्टम है तो नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी, वरना हर ऑर्गेनिज्म में केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। और आप लोगों ने अभी ऊपर ये तमाम प्लांट हार्मोन्स में देख भी लिया पिछले लेक्चर में कि प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, और वो कैसे होती है, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि इनका जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली द स्पीड, ठीक है। नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम है, लेकिन जाहिर है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो बनी ही नर्वस सिस्टम की वजह से है। जो असल बात है वो ये है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें नर्व्स तो हैं, लेकिन नर्व्स और केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो बहुत वाज़ेह फ़र्क है वो ये है कि एक में स्पीड जो है वो बहुत कम होती है और दूसरे में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जी ठहरिएगा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। अभी स्क्रीन शेयरिंग होनी शुरू हुई ना। जी बच्चा, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? अच्छा ठीक है। सो हम पढ़ रहे थे, हाँ। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि केमिकल नर्वस दो तरह की कोऑर्डिनेशन है, तो हमने सबसे पहले जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमारा आर्टिकल जो बनता है एक्चुअली वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, क्योंकि अब प्लांट्स का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नर्वस कोऑर्डिनेशन। और जो और ये ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में और इवन कुछ एनिमल्स में ऐसे भी हैं जिनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली है ही नहीं। तो बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसमें हमें एक बात अच्छे तरीके से पता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में बहुत ही कुछ परमानेंट किस्म के यूनिट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन को कैरी आउट करने के लिए। हमने एक बात की थी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म के लिए क्या ज़रूरी है, स्टिमुलस। फिर हमने कहा था कि उस कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म को पूरा होने के लिए क्या ज़रूरी है, रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन इसके दरमियान में क्या पाथवे इन्वॉल्व होता है। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल जो है वो टारगेट सेल की तरफ जाता है, और वो टारगेट सेल जो है वो क्या करता है, वो टारगेट सेल आगे से रिस्पॉन्ड करता है। ये बात है केमिकल कोऑर्डिनेशन की। बट व्हाट अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन? सो लेट्स सी नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो स्टिमुलस है वो डायरेक्टली किसी भी रिसेप्टर पर रिसीव होता है। वो रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है, वो रिसेप्टर कोई भी सेल भी हो सकता है, और वो रिसेप्टर जो है वो ऑर्गन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करते हैं कि पेन रिसेप्टर एक सेल होता है। जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये एक सेल होता है जिसपे हमें पेन रिसीव होती है। अगर आप जो है वो कोशिश करें अभी घर पे, अगर आपके पास सुई मौजूद है, इर्द कहीं ना कहीं होगी, वरना वालदा से कहिए कि वो आपको ज़रा एक सुई चुभा लें, ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो कि पेन रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ होते हैं और कहाँ कहाँ नहीं होते, ठीक है। सो पेन रिसेप्टर जो है वो जब कोई भी, और पेन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, अबंडेंट तरीन रिसेप्टर्स जो है वो दो तरह के, सबसे ज़्यादा अबंडेंट टच रिसेप्टर्स होते हैं, दूसरा पेन रिसेप्टर्स होते हैं। टच रिसेप्टर्स और डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं पेन रिसेप्टर, ये सिंगल सेल होते हैं। इनकी जो इनका जो होता है, हाँ, रिसेप्टर ऑर्गन कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल आइज और ईयर्स, ठीक है। ये हमारे पूरे पूरे रिसेप्टर्स हैं, कंप्लीट रिसेप्टर्स हैं।
सो आईज और ईयर्स जब आप काउंट करते हैं देन इट वुड बी एन ऑर्गन। रिसेप्टर से उसके बाद वो मैसेज पहुंचता है कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर का काम क्या है? कोऑर्डिनेटर का काम है असेसमेंट करना, असेसमेंट करना कि ये किस तरह का स्टिमुलस है। बेटा याद रखिए कोऑर्डिनेटर में हमारे कुछ गैंग्लिया आते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर, चले मैं अभी फिलहाल गैंग्लिया मिटा देता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा जो बॉडी कह रहा हूँ, हमारा जो न्यूरॉन होता है, चले फिलहाल आप न्यूरॉन की गुफ्तगू को छोड़ दें, दरमियान में आता है कोऑर्डिनेटर, और ये जो कोऑर्डिनेटर होता है इसने असेसमेंट करनी होती है कि ये कैसा जो है वो हमें स्टिमुलस मिला है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर एक्शन करवाने के लिए किसी भी इफेक्टर को जो है वो मैसेज भेजता है कि भाई इसका रिस्पांस शो करो। इफेक्टर हमेशा वो होगा जिसकी ड्यूटी होगी रिस्पांस शो करना, ठीक है। इफेक्टर की ड्यूटी है रिस्पांस शो करना और वो इफेक्टर रिस्पांस शो करेगा। सो दिस इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। NCO लिख रहा हूँ, नर्वस दिस इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है इसका ये पाथवे होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टिमुलस तो हो गया चेंज, वो चेंज सबसे पहले हमारी बॉडी में रिसीव होना चाहिए किस पर? किसी भी रिसेप्टर पर। अब वो रिसेप्टर क्या है उनको फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे, ठहर जाइए जरा। वो चेंज किसी भी रिसेप्टर पर रिसीव होना चाहिए और उस रिसेप्टर से मैसेज पहुंचना चाहिए कोऑर्डिनेटर तक। अब आइए यहाँ इन बातों को डिस्कस करते हैं। और कोऑर्डिनेटर से वो मैसेज, चलें एक और बार डिस्कस कर लेते हैं, वो मैसेज पहुंचना चाहिए किस तक? इफेक्टर तक। अब जरा एक लम्हे को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि रिसेप्टर हमारी बॉडी में कोई भी वो ऑर्गन या सेल होता है जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है, किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज को रिसीव करता है, उसको आप कह लेते हैं रिसेप्टर, ठीक है। सो रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है। मेरे ये बाल जो स्किन पर हैं, इन पर अगर कोई चीज़ फिरती है तो मुझे लगता है कोई चीज़ टच कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बाल डायरेक्टली मेरे टच रिसेप्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे ये बाल हल्का सा मूव करता है मुझे पता लग जाता है कि यहाँ कोई चीज़ मुझे टच कर रही है, ठीक है। सो ये रिसेप्टर्स है, ठीक है। रिसेप्टर्स के भी डिटेल पढ़ेंगे। अगला सवाल ये पैदा होता है बेटा, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक की ट्रैफिक कौन लेकर जाता है? तो याद रखिए ये जो ट्रैफिक होती है कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर और रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर, ये ट्रैफिक लेकर जाने वाला जो सेल होता है उसको आप कहते हैं न्यूरॉन, which is the basic unit or basic functional unit of whole nervous system। पूरे सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है, पूरे जो नर्वस सिस्टम है उसको समझने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? हम न्यूरॉन की स्टडी करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरे नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं? न्यूरॉन की स्टडी करते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये यूनिट होता है। अब आगे आ जाइए कि न्यूरॉन्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब इसमें सबसे पहले क्या चीज़ें पढ़नी है? सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है रिसेप्टर कौन से, फिर हमें पढ़ना है न्यूरॉन किस किस्म के होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन जो ट्रैफिक लेकर जा रहा है वो न्यूरॉन क्या चीज़ होती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ने हैं कि कोऑर्डिनेटर ये कैसे वर्किंग करते हैं, कोऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में, एनिमल बॉडी की अगर बात की जाए तो 2 कोऑर्डिनेटर टोटल हैं इसमें। एक कोऑर्डिनेटर है जिसको आप कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा कोऑर्डिनेटर है जिसको आप कहते हैं ब्रेन, ठीक है। ये 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं। सो इसको हम देखेंगे, इन दोनों का स्ट्रक्चर में देखना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। रिसेप्टर अभी हमने आज का हमारा आर्टिकल जो जिस पे हमें टाइम लगेगा वो रिसेप्टर है। उसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट डे हम स्टडी करेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और न्यूरॉन कैसे जो है वो फंक्शन करता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, फंक्शन भी पढ़ना है। और फिर हमने देखना है कि इफेक्टर कौन से होते हैं। बेटा इफेक्टर हर वो चीज़ है जो इफेक्ट शो करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके मसल्स इफेक्टर हैं जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप कोई हार्मोन रिलीज कर रहे हैं तो आपके ग्लैंड्स इफेक्टर हैं, ठीक हो गया। मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, इसके अलावा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ हो जाएगी जो इफेक्टर होगी? जाहिर है अगर मैं आंखें झपक रहा हूँ तो ये भी मसल्स हैं, अगर मैं हाथ पीछे हटा रहा हूँ तो ये भी मसल्स हैं, मैं कहीं दौड़ के जा रहा हूँ ये भी मसल्स हैं, अगर मेरी बॉडी में हार्मोनल चेंज आ रहा है तो वो ग्लैंड्स हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डाइजेशन तेज कर रहा है किसी प्रोसेस के नतीजे में तो वो भी इफेक्टर कहलाएगा। तो हर वो चीज़ जो ब्रेन से आए हुए मैसेज को रिस्पॉन्स की सूरत में एक्सप्रेस करे वो इफेक्टर होता है।
हर वो चीज जो ब्रेन तक मैसेज ले जाने की जिम्मेदार है वो रिसेप्टर है, और हर वो चीज जो ब्रेन से आए हुए स्टिमुलस को प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड करती है वो इफेक्टर होता है। ठीक है, वो चाहे ग्लैंड हो चाहे मसल्स हो। तो वो हम मसल्स देख चुके हैं, हमने इस चैप्टर में ग्लैंड्स को देखना है डिटेल में। सो सबसे पहले तो अब आ जाइए बेटा, हमारा जो आज का मैंने आपको क्या बताया कि जो आज का मेन हमारा टॉपिक है दैट इज रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले हम रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या चीज़ें हैं। बेटा याद रखिए कि हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। दिस इज द आर्टिकल ऑफ रिसेप्टर्स, और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये आर्टिकल इस काबिल है, दिस आर्टिकल वर्ड्स दैट दिस मस्ट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसमें आपको कैटेगराइजेशन नजर आएगी, इसमें आपको एग्जांपल्स नजर आएंगी, कई तरह की चीजें नजर आएंगी। तो ये एग्जाम में पूछ लेने में हरज कोई नहीं है। ठीक है, सो बेटा एक बात याद रख लीजिए, मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं किया हुआ, ठीक है, और ना ही मैं ये लेक्चर अपलोड करूंगा अगर मुझे फील हुआ कि क्लास में कोई बच्चा या बच्ची क्लास में आया है और वो इधर उधर हुआ। अगर मुझे ये फील हो गया, क्योंकि मैंने किसी एक को सेंड किया, लिंक सब तक चले जाना है, लिहाजा एक की सजा सबको मिलेगी, याद रखिए। तो रिसेप्टर्स, अब कोई भी, मैंने आपको अभी कहा कि रिसेप्टर जो है वो कोई भी सेल भी हो सकता है, और वो रिसेप्टर जो है वो कोई भी ऑर्गन भी हो सकता है। और ये बात हमने अच्छे तरीके से कर ली कि सेल और ऑर्गन इन दोनों में क्या फ़र्क है, और जो सेल है वो किस तरह से है वो अभी हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, रिसेप्टर जो है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, रिसेप्टर डिटेक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द एनिमल। अच्छा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो समझ आता है ना, जैसे हीट हो गई, हम हीट को, एक्सटर्नल हीट को थर्मो रिसेप्टर्स के जरिए गैस कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनल स्टिमुलस की कोई एग्जांपल दें जो हम फील करते हो कि इंटरनल स्टिमुलस जो है वो कौन सा हो सकता है जो हमारे बिहेवियर में चेंज ला सकता है। इंटरनल स्टिमुलस की कोई एग्जांपल दें, कोई जहन में आती हो। जी बहुत अच्छा आपका आंसर है, हंगर। लेकिन हंगर किसी रिसेप्टर पर रिसीव नहीं होती। हंगर के पीछे जो वजह है वो बताइए, ताकि हमें यह पता लगे कि हंगर के पीछे रीजन क्या है, बेसिकली किस चीज को डिटेक्ट किया जाता। अब ऐसे इसका आंसर आप एक दफा दे चुके हैं। जी सहर जी, ग्लूकोज लेवल डाउन, आप दोनों का आंसर ठीक है। जो ग्लूकोज का लेवल है वो डाउन हो जाता है ब्लड में, तो हमारे रिसेप्टर्स जो कि ग्लूकोज को मुस्तकिल डिटेक्ट कर रहे होते हैं उनको ये अंदाजा हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे रिसेप्टर सिर्फ वो 5 नहीं है जो हम 5 हिस्सियात कहते थे, बल्कि कई तरह के रिसेप्टर्स हैं। चखना, आपको पता है चखना किस में आता है? कीमो रिसेप्शन में। जो हम चखते हैं ना वो असल में हम केमिकल चखते हैं, जो भी हम खाते हैं वो हम केमिकल खा रहे होते हैं ना, जो भी हमारी ग़िज़ा है। तो चखना कीमो रिसेप्शन में आता है। अब यही चखने वाले केमिकल्स इससे मिलते जुलते हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं, जो ग्लूकोज की कमी या ज्यादती को फील कर लेते हैं, लेकिन वो हमें जायके नहीं देते। ये तो हमें जायका दे रहा है ना, वो हमें जायके नहीं देते। याद रखिए, एक कैटेगरी है कीमो रिसेप्शन, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। जैसे मैं कहता हूं ऑक्सीजन रिसेप्टर्स, ये भी कीमो रिसेप्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर, ये भी कीमो रिसेप्टर है। ठीक है, लेकिन क्या हमें ये जायका देते हैं? नहीं। अगर आप कहते हैं कि हमारी जो हिस्से हैं, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, उनमें कीमो रिसेप्शन का मतलब, गौर से सुने, उनमें कीमो रिसेप्शन का मतलब सिर्फ चखना है, तो आप गलत हैं। हाँ, चखना कीमो रिसेप्शन में आता है, ये ठीक है। मतलब अगर आप कीमो रिसेप्शन को चखने तक महदूद कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चखना इज अ सब कैटेगरी ऑफ कीमो रिसेप्शन। सूंघना कीमो रिसेप्शन, ऑल्फेक्शन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये ऑल्फेक्शन कहलाती है सूंघना, ये कीमो रिसेप्शन। ओवरऑल ये जो चखने की हिस्स है ये कीमो रिसेप्शन में आती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कीमो रिसेप्शन सिर्फ चखना ही है या सिर्फ सूंघना ही है।
कीमोरिसेप्शन हमारी बॉडी के अंदर भी है, जो हमारी बॉडी में यूरिया की अमाउंट को, ग्लूकोज की अमाउंट को, इसी तरीके से बाकी बहुत से केमिकल्स की अमाउंट को रेगुलेट करती है। ठीक है, सो इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, कीमोरिसेप्टर्स की बात आ गई। उसके बाद ये स्मेल, टेस्ट, ब्लड, CO2, ऑक्सीजन, ये सारा लिखा हुआ है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारे के सारे ये रिसेप्टर्स हैं कीमोरिसेप्टर्स। इनमें हरगिज ऐसा नहीं है कि सिर्फ चखने के रिसेप्टर्स। वो मैकेनो रिसेप्शन में मैकेनिक्स का ताल्लुक होता है, और मैकेनिक्स आमतौर पे मूवमेंट या फिर उससे ताल्लुक रखती है, टच से, मूवमेंट से ताल्लुक रखती है मैकेनिक्स। अब मैकेनो जो है इसकी आगे सब टाइप्स होती हैं। मैकेनो में आप देखिएगा कि पेन रिसेप्टर भी हैं, इन्होंने नोसाइसेप्टर्स अलग किए हुए, ये भी मैकेनो रिसेप्शन में ही आते हैं। ठीक है, अच्छा, टच, ठीक है, टैक्टाइल रिसेप्टर्स कहते हैं इनको, टैक्टाइल, टच, ठीक है, टैक्टाइल रिसेप्टर्स। अच्छा, उसके बाद प्रेशर के रिसेप्टर्स आ जाते हैं, बैरो रिसेप्टर्स। बैरो, ये भी हमारी बॉडी में होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं ये सारों की एग्जांपल अभी मैं एक एक करके लाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। बैरो रिसेप्टर्स। फिर हेयरिंग के रिसेप्टर होते हैं। हेयरिंग को आप क्या कहते हैं? ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ऑडिशन। फिर उसके बाद आखिरी उसने क्या कहा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है उसके रिसेप्टर्स। तो एक एक करके हम जो है, और यार मैकेनो रिसेप्शन जो है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो कीमो रिसेप्टर्स है उसकी टाइप देख ली। तो सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैकेनो रिसेप्शन। जी, मैकेनो रिसेप्शन जो है इसमें बेटा, अभी हमने क्या कहा? टच, टैक्टाइल। नंबर 2 प्रेशर, बैरो रिसेप्टर्स। नंबर 3 क्या था? हाँ, हियरिंग। ये भी मैकेनिक्स है, क्योंकि हियरिंग का ताल्लुक हमारे वाइब्रेशन से है ना, हमारी ईयर में जो बोन्स वगैरह उनकी वाइब्रेशन से है। तो ये भी मैकेनिक्स है। और चौथी कौन सी थी? इक्विलिब्रियम। ये हमारे ईयर के जरिए, आपको पता है कि हमारी जो कौन सी थी वो, कॉकलिया। कॉकलिया एक खास तरह का ऑर्गन होता है जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है। सो टच, ये रिसेप्टर्स जो हैं ये काफ़ी अबंडेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद प्रेशर रिसेप्टर। अच्छा, प्रेशर रिसेप्टर बेटा दो तरह के हैं। एक वो हैं जो लिक्विड का प्रेशर रिसीव करते हैं, ये बैरो रिसेप्टर्स हैं। ये लिक्विड का प्रेशर, हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसका प्रेशर रिसीव करना है? ऑब्वियसली ब्लड। अब ये ब्लड जो है, आपको पता है बैरो रिसेप्टर हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर होते हैं? चले मैं बजाय इसके कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, बैरो रिसेप्टर यानी ब्लड के प्रेशर को, ये सिर्फ ब्लड के लिए, बैरो रिसेप्टर का मतलब सिर्फ ब्लड नहीं होता, लेकिन ब्लड का प्रेशर नहीं होता, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बैरो रिसेप्टर हमारी बॉडी में दो मेन जगह पर होते हैं। एक होते हैं एओर्टा में, कि ब्लड का प्रेशर क्या है, इसीलिए हमें सीने पे दबाव महसूस होता है जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि एओर्टा में। दूसरा, हमारे हेड, सर में, स्कल में एक वेन होती है, उसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। सो ये दो जगह, इसीलिए हमारे सर में भी दर्द शुरू हो जाता है अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए। तो ये जो दो पोजीशंस हैं यहाँ पर जो बैरो रिसेप्टर्स है वो मौजूद है। उसके अलावा जो वेट रिसेप्टर्स है ना, वो हैं हमारी बॉडी में। देखिए, वेट रिसेप्टर्स और हैं, बैरो रिसेप्टर्स और हैं। वेट रिसेप्टर से क्या मुराद है, आप जरा सुनिएगा। वेट रिसेप्टर से मुराद ये है कि हमारी बॉडी फील करती है टच की स्ट्रेंथ को, टच इंटेंसिटी। अच्छा, एक फील होती है, जैसे आपके इर्द गिर्द अगर कोई बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ जो पलट के आपको एक लगा दे, अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप क्या करें, या अपनी ही फिंगर का, जस्ट टेक दिस थंब एंड यूज दीज टू फिंगर्स, दिस थंब एंड दिस फिंगर, ऐसे रख के, ऐसे करके अपने थंब पे रख दें। ठीक है, ये टच है। उसके बाद आप इसके ऊपर वजन डालना शुरू करें। एक टाइम आएगा आपको ये फील होगा कि इसका वेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये बैरो रिसेप्शन नहीं है।
है ये भी वेट का प्रेशर ही। आप जैसे जैसे टच की गहराई को फील करते जाते हैं कि अब टच बढ़ता जा रहा है, अब वो सिर्फ टच नहीं रहा बल्कि अब वो पेन की हद तक टच बन गया है, वो प्रेशर और है, वो वेट रिसेप्टर है। जैसे हम अगर कहीं बैठते हैं, हम अगर किसी जगह पर बैठते हैं और वहां से बैठ के उठते हैं तो हमें लगता है यार थोड़ा सा दबाव था हमारे मसल्स के ऊपर। वो कहाँ से पता लगा? वो इस तरह पता लगा कि हमारे जो पूरी बॉडी में प्रेशर रिसेप्टर डिवाइड हुए हुए हैं वो फील करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जबान पे हल्का सा दांत रखें, वो टच है, दबाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता वो पेन की हद तक वेट बढ़ता जाएगा। इसका क्या मतलब है? वो जो वेट रिसेप्टर है वो और है, और जो हमारे ब्लड को रिसीव करने के लिए बैरो रिसेप्टर्स हैं वो और है। लेकिन स्टिल हमारी बॉडी में अगर हमने किसी बच्चे को गोद में उठाया हो, चलें कैसे गैस करते हैं कि फलां बच्चा भारी है या हल्का है? मैंने एक बच्चे को गोद में उठाया, बच्चा आमतौर पे बाजू पे बैठा करता है, ठीक है, ऐसे करके मैंने उसको गोद में उठाया हुआ है, मुझे कैसे फील हो रहा है कि वो बच्चा जो है वो भारी है? जितना उसका वजन मेरे प्रेशर रिसेप्टर्स को इफेक्ट कर रहा है उतना ही ज्यादा जो है वो मुझे उसका वजन फील होगा। आपको पता है ज्यादातर प्रेशर रिसेप्टर कहाँ होते हैं? स्किन में भी होते हैं, ठीक है, स्किन में होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ये जो वेट रिसेप्टर्स होते हैं जो टच की इंटेंसिटी को फील करते हैं, ये ज्यादातर मौजूद होते हैं जॉइंट्स में। जॉइंट्स में बोन के ऊपर जितना वजन आ रहा होता है वो प्रेशर हमें फील होता है, हमें पता लगता है कि वो कितना जो है वो उसका प्रेशर है। जैसे अगर मैं, आपने जिम में एक्सरसाइज देखी होगी, वो यहाँ पे दोनों हाथों पर रॉड रख देते हैं और ऐसे ऐसे करने को कहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने को। हमें वो भारी जी कितना फील होता है हाथों पे। अब वो आमतौर पे क्या है, जो चीज़ हम पिक कर रहे हैं ना, उठा रहे हैं, वो हमें भारीपन उसका कोहनी पे या शोल्डर पे फील नहीं होता, हमें कलाई पे फील होता है। क्यों? जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं वो कलाई पर। तो याद रखिए बैरो रिसेप्टर और प्रेशर रिसेप्टर डिफरेंट चीजें हैं। अगरचे बैरो भी प्रेशर के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ बैरो उसके लिए यूज हो रहा है जो लिक्विड प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, इसके बाद आइए मैकेनो रिसेप्टर्स के बाद आ जाते हैं फोटो रिसेप्टर्स। आपको अच्छे तरीके से पता है किंगडम एनिमेलिया में फोटो रिसेप्टर्स जो हैं रॉड्स, आईज में रॉड्स एंड कोन्स हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो अगर आप फोटो रिसेप्शन की बात करेंगे तो फोटो रिसेप्टरी ऑर्गन कौन सा है? आईज। हर ऑर्गेनिज्म की आई डिफरेंट होती है, कौन किसी में ज़्यादा है, किसी में रॉड्स ज़्यादा हैं, हर ऑर्गेनिज्म की आइज जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद अगले टाइप के जो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, दीज आर नोसाइसेप्टर्स। नोसाइसेप्टर्स को इन्होंने अलग किया हुआ है, पेन, ये पेन रिसेप्टर्स हैं। नोसाइसेप्टर्स जो हैं ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और ये हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फैले भी हुए होते हैं। किसी भी स्टिमुलस की इंटेंसिटी उसके रिसेप्टर्स के फैलने पे डिपेंडेंट है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जायका कहाँ फील होता है? टांग में फील होता है, मैदे में भी फील नहीं होता, ब्लड में कहीं पर भी फील नहीं होता, जबान पे फील होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसेप्टर जिस जगह होगा वहां पर उसकी फील आएगी, उस स्टिमुलस की, उस चेंज की फील आएगी। मैंने जिस तरह आपको कहा कि पेन और टच के रिसेप्टर सबसे ज्यादा होते हैं। क्या वजह है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ये रिसेप्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि हम, मेरी स्किन में पेन रिसेप्टर भी मौजूद है। इतने पपोटे की बात कर लेते हैं, ये जो है ना, ये पपोटा नहीं, ये पोटा होता है, पपोटा तो आंख का होता है, ये पोटा होता है। इसकी बात कर लेते हैं। इसी के अंदर टच भी मौजूद है रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर भी मौजूद है, इसी के अंदर प्रेशर रिसेप्टर भी मौजूद है। भाई इतने स्टिमुलस एक ही जगह से आ रहे हैं, तो मेरा ब्रेन कैसे फर्क करेगा कि फलां स्टिमुलस प्रेशर का है और फलां टच का है और फलां पेन का? जी, इसका आंसर करें। ब्रेन को कैसे पता लगेगा? एक टाइम पर मैंने हाथ को टच किया, दूसरे टाइम पर जरा दबाव डाला, तीसरे टाइम पे मैंने उसके ऊपर कुछ छुरी जला दी या कोई ऐसा सुई चबो दी। एक ही पॉइंट है, ब्रेन 3 डिफरेंट सेंसेशन ले रहा है। क्या वजह? जी, बड़ा सिंपल सा आंसर है और इसका आंसर जो है वो जवाब बड़ा सिंपल है और आप लोगों को आना चाहिए। जी बेटा।
देखिए, हमारे ब्रेन में डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं। हमारे ब्रेन में डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे ब्रेन में पेन सेंटर अलग है, हमारे ब्रेन में टच सेंटर अलग है, हमारे ब्रेन में प्रेशर सेंटर अलग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो प्रेशर का रिसेप्टर होगा उसका न्यूरॉन, प्रेशर तो रिसेप्शन हो गई ना, उसके बाद वो मैसेज किसके जरिए जाना है ब्रेन तक? आपका भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, न्यूरॉन के जरिए। प्रेशर रिसेप्टर का न्यूरॉन सीधा जाके कहां खत्म होगा? पेन सेंटर में। वो टच सेंटर में खत्म नहीं होगा। दूसरी मिसाल, टच रिसेप्टर का न्यूरॉन टच रिसेप्टर से स्टार्ट होगा और ब्रेन के टच सेंटर में जाके खत्म होगा। वो ऑल्फैक्शन के सेंटर में नहीं घुस जाएगा। एक चीज है, मुझे एक फलां चीज की खुशबू आती है, जायका नहीं आता। फलां चीज की मुझे खुशबू आई है, जायका नहीं आया। क्यों? उसके रिसेप्टर सिर्फ नोज में थे। और उसका जायका क्यों नहीं आया? क्योंकि नोज से वो न्यूरॉन स्टार्ट हुआ था, वो कहां जाके एंड हुआ है? ऑल्फैक्टरी सेंटर में। तो याद रखिए, हमेशा दो चीजें हैं जिसकी वजह से एक ही जगह से डिफरेंट स्टिमुलाई आ सकते हैं। बेटा इसको जरा गौर से सुनिएगा। नंबर 1, टाइप ऑफ रिसेप्टर। जो रिसेप्टर है वो कौन सा मौजूद है उस जगह पे। जो रिसेप्टर मौजूद होगा उस जगह पे वैसी ही सेंसेशन आएगी। नंबर 2, उसकी एंडिंग कहां हो रही है? अगर वो रिसेप्टर जो है वो एक्चुअली वो रिसेप्टर जैसा होगा वो वैसे ही सेंटर में जाके जो है वो एंटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पेन फील हो रही है तो उस जगह पे पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और वो जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो सीधा कहां? ब्रेन के पेन सेंटर में जाकर ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि वो ऑल्फैक्टरी या फिर ऑडिटरी सेंटर में चले जाएं। पेन हो रही है लेकिन कानों में कोई होना शुरू हो जाए। पेन का रिसेप्टर हमेशा कहां जाके आपको स्टिमुलस देगा? पेन का जो रिसेप्टर होगा वो हमेशा कहां जाके आपको स्टिमुलेशन देगा? पेन सेंटर में। ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? दो चीजें मैटर करती हैं। एक ये कि उस जगह पर रिसेप्टर कौन कौन से, दूसरा ये कि वो रिसेप्टर एंड कहां हो रहे हैं। और वैसे मैं आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर देता हूं, पहले 1 मिनट जरा ये देखिएगा। अच्छा, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, ईच नर्व ट्रैक्ट स्टिमुलेट एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द सीएनएस and the type of sensation is determined by the point of in the nervous system to which the fiber leads। जहां पर वो नर्वस फाइबर लेकर जाएगी वही नर्व एक्टिवेट होगी, ब्रेन का वही जो ब्रेन का वही सेंटर जो है वो एक्टिव होगा। इसी तरह ईच रिसेप्टर ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव अ पर्टिकुलर टाइप। मैंने अभी आपको क्या बताया? एक तो रिसेप्टर पर्टिकुलर किस्म का होता है। टच कभी भी पेन की रिसेप्शन नहीं लेगा, पेन कभी भी टच की रिसेप्शन नहीं लेगा। तो एक तो रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, दूसरा जहां वो एंड होता है वो ब्रेन का सेंटर भी बाकियों से अलग होता है। अब जरा वैसा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैसा क्वेश्चन क्या है कि बेटा, क्वेश्चन है कि सर फीलिंग लाइक सैडनेस और हैप्पीनेस के रिसेप्टर्स होते हैं। जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, लेकिन इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि जो हैप्पीनेस और सैडनेस है उनका ताल्लुक न्यूरॉन से ज्यादा कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स है। कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, तो डिप्रेशन, सैडनेस, हैप्पीनेस होती है। ठीक है? वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा इसी बुक में, इसी चैप्टर में। आगे जाके आप पेज पर लड़के देख सकते हैं साइनेप्स का आर्टिकल, वो तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर होता है। तो फिलहाल जो है वो इस बात को आप जरा थोड़ा सा इग्नोर करें। हाँ, रिसेप्टर होते हैं, ये इन्होंने बताया हुआ है प्रेशर रिसेप्टर का कि एओर्टा में होता है और कहाँ होता है। ये देखें, एओर्टिक आर्टरीज ऑफ टेट्रापोड्स हैव इंपॉर्टेंट रोल्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर के रिसेप्टर्स जो हैं वो एओर्टा में होते हैं। ठीक हो गया? वर्किंग ऑफ रिसेप्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। स्किन में रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? ठीक है? अच्छा, वो कहता है जी स्किन में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। उससे पहले जो है उसने स्किन का एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया। ये देखिए, ये स्किन का क्रॉस सेक्शन है जिसमें ये एक स्किन का टुकड़ा है,
ठीक है। स्किन के इस टुकड़े में आपको ये मिल रहे हैं हेयर, बाल, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये जो ये जो पोर्शन है इसको आप कहते हैं हेयर फॉलिकल। ये जो बहुत ज़्यादा आपको शैम्पू के इश्तिहारात में मिलता होगा, ये हेयर फॉलिकल है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए, इसी में ख़ास किस्म के जो हैं वो ये देखें, ये स्ट्रक्चर मैं आपको कोशिश करता हूँ अभी एक बुक से आपको जो है वो ये स्ट्रक्चर निकाल कर दिखा दूँ। ये प्रेशर रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रेशर रिसेप्टर स्किन में ऊपर मौजूद नहीं होते, याद रखिए। टच रिसेप्टर ऊपर ऊपर मौजूद होते हैं, अगर ऊपर नहीं है तो बालों के साथ जुड़े होते हैं। टच रिसेप्टर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, टच रिसेप्टर हमारी स्किन में बिल्कुल ऊपर ऊपर मौजूद होते हैं, और अगर ऊपर नहीं है तो बालों के साथ होते हैं। हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां टच रिसीव हो लेकिन बाल ना हो? पाम, बाल नहीं है लेकिन टच फील होता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो टच रिसेप्टर है वो सतह पर आ गया हुआ है, लेकिन मेरी बैक पे जो कमर है, कंधे हैं अगर, या फिर यहाँ पे है, यहाँ पे कोई चीज़ चल रही है तो यहाँ पर टच रिसेप्टर किसके साथ अटैच होते हैं? हेयर फॉलिकल के साथ। तो वो हेयर फॉलिकल जैसे जैसे स्टिमुलेट होगी, इसका क्या मतलब हुआ, ये बुक में जरा आइएगा, ये देखें, जैसे जैसे हेयर फॉलिकल को इधर मूव करवाया जाएगा या इधर मूव करवाया जाएगा तो हेयर फॉलिकल की मूवमेंट अंदर तक होगी, और अंदर तक होते होते जो टच रिसेप्टर तक पहुंच जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि कोई मेरे बालों को टच कर रहा है। तो बेसिकली उसकी वजह यही है कि वो जो मूवमेंट है वो अंदर तक आती है। अच्छा, उसके बाद ये प्रेशर रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें गौर करें कि स्किन की सतह ये है, ये स्किन की सतह है और ये प्रेशर रिसेप्टर है, इनके दरमियान में अच्छा खासा फर्क है। इसका क्या मतलब है कि प्रेशर रिसेप्टर स्किन में ऊपर मौजूद नहीं होते बल्कि डीप इन द स्किन होते हैं। प्रेशर रिसेप्टर के डीप इन द स्किन होने की क्या वजह हो सकती है, तो बताएगा? प्रेशर रिसेप्टर के डीप इन द स्किन होने की क्या वजूहत हो सकती है? हाँ भाई, बेटा प्रेशर रिसेप्टर जितना डीप इन द स्किन होगा, अगर प्रेशर रिसेप्टर ऊपर मौजूद हुआ तो आपको टच भी प्रेशर की तरह रिसीव होगा। देखिए ना, अगर प्रेशर रिसेप्टर यहां मौजूद है ऊपर ही ऊपर, आपने उंगली को टच किया, आपकी बॉडी ने क्या कहा कि प्रेशर आया, हालांकि आपको सिर्फ क्या रिसीव हुआ था? टच। समझने मेरी बात? प्रेशर रिसेप्टर को डीप इन द बॉडी क्यों रखा जाता है कि जब वाकई प्रेशर आए तो ही वो स्टिमुलेट हो, सिर्फ टच पे स्टिमुलेट ना हो जाए। इसीलिए प्रेशर रिसेप्टर को डीप इन द बॉडी, डीप इन द स्किन रखा जाता है, ठीक है। सो टच रिसेप्टर कौन से होते हैं, पेन रिसेप्टर कौन से होते हैं? पेन रिसेप्टर जो हैं उनका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए मिजनर कॉर्पसल इनकैप्सुलेटेड एंडिंग, मैं आप लोगों को अभी एक डायग्राम ओपन करके दिखाता हूँ। मिजनर कॉर्पसल कहते हैं टच रिसेप्टर को। पैपिला, पैपिला होते हैं उंगलियों के पोटे, विच एक्सटेंड इनटू द रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स में मौजूद होते हैं। और ये मिजनर कॉर्पसल उस स्ट्रक्चर का नाम है जो टच रिसेप्टर होता है। ये इनकैप्सुलेटेड एंडिंग होती है, यानी इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव हॉल होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पेसिनियन कॉर्पसल वो है जो प्रेशर को रिसीव कर रहा है। तो पी से आप जो है वो इसकी जो है वो निशानी रख लें, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पेसिनियन लिखा गया। सो मिजनर कॉर्पसल और पेसिनियन कॉर्पसल की जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जी बेटा, जी रिसेप्टर्स प्रॉपर सेल होते हैं। एक्चुअली ये ऑर्गन भी हो सकते हैं, सेल भी हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, रिसेप्टर प्रॉपर सेल भी हो सकता है। जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन इट सेल्फ सेल वो जो है रिसेप्टर हो सकता है। न्यूरॉन खुद रिसीव करे किसी स्टिमुलेशन को, लेकिन रिसेप्टर प्रॉपर ऑर्गन भी हो सकता है। जैसे आईज हैं, ये पूरा, अगर आईज में से एक चीज निकाल लें, फॉर एग्जांपल कॉर्निया निकाल लें, आपकी आईज किसी काम की नहीं। रॉड्स एंड कोन्स निकाल लें, आईज किसी काम की नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो एज एन ऑर्गन बिहेव कर रहे हैं, मतलब पूरा ऑर्गन मिलकर रिसेप्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है, और कुछ ऐसे सेल हैं जो सिंगल सेल ही रिसीव कर रहा है। जैसे पेन है,
पेन न्यूरॉन खुद रिसीव करता है, ना कि कोई ऑर्गन रिसीव करता है। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तो है सेल। तो अगर न्यूरॉन किसी चीज को रिसीव कर रहा है तो वो सेल है, सेलुलर रिसीविंग है। और अगर ऑर्गन किसी चीज को, आई एक कंप्लीट ऑर्गन है, कोई एक चीज भी निकाल देंगे तो उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर एक स्टिमुलस एक ऑर्गन में रिसीव हो रहा है तो जो रिसेप्टर होता है वो ऑर्गन भी होता है, और अगर एक सेल पे स्टिमुलस रिसीव हो रहा है तो वो सेल एक रिसेप्टर के तौर पे बिहेव करता है। अब मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को एक बुक ओपन करके इसकी डायग्राम दिखा दूं। ये जो कॉर्पसल, एक्चुअली टच और प्रेशर जो होते हैं ना, इनकी शेप डिफरेंट होती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। इसमें जो है ना वो हाँ यहाँ पे होगा। ये देखें, ये देखें जी, फ्री नर्व एंडिंग्स किसकी हैं? ये पेन की हैं, ठीक है। टेक्टाइल हेयर, ये वो हेयर है जो टच का रिसेप्टर दे रहा है। पेसिनियन कॉर्पसल, ये प्रेशर का रिसेप्टर है। चेक करें, ये जो अंदर येलो कलर का है ये है न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है। लेकिन ये जो न्यूरॉन है इसको स्टिमुलेट कौन करता है? स्टिमुलस आकर रिसीव होता है कैप्सूल पे। ये कैप्सूल है इसके इर्द गिर्द, ये पूरा ये कैप्सूल है। स्टिमुलस आकर रिसीव होता है कैप्सूल पे। कैप्सूल स्टिमुलेट करता है न्यूरॉन को, इसीलिए हम इसको कहते हैं इनकैप्सुलेटेड एंडिंग। ये देखें आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स। ये देखें, ये इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स। इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स का फायदा ये होता है कि जो स्टिमुलस होता है वो कैप्सूल पे रिसीव होता है, ना कि न्यूरॉन पे। न्यूरॉन वरना डैमेज हो सकता है। मिजनर कॉर्पसल, मिजनर कॉर्पसल टच का, ये भी टच का है, ठीक है। तो ये देखें, ये इसके अंदर ये सारा ये वाला हिस्सा क्या है जो इसके अंदर का है? ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन। अंदर का जितना हिस्सा है जो गुडमुड हुआ हुआ है इसमें, वो सारा का सारा न्यूरॉन है। और उसके बाहर ये क्या है? ये कैप्सूल है। तो याद रखिए कैप्सूल का फायदा होता है, क्योंकि अगर कैप्सूल जो है वो डैमेज हो जाता है तो खैर है, लेकिन अगर न्यूरॉन डैमेज हो जाता है तो काम खराब है, वहां की सेशन खत्म हो सकती हैं। इसलिए न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्सूल लगाया जाता है। और एक्टिवेट किसको किया जाता है? कैप्सूल को, सिवाय पेन के, पेन रिसेप्टर के। एक्टिवेट हमेशा किसको किया जाता है? कैप्सूल को। कैप्सूल न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। बेटा ये समझ आया इनकैप्सुलेटेड एंडिंग वाला? जी बेटा। हाँ भाई, आप लोग चाह रहे हैं मैं आज भी ना? जी वैस दोबारा बोलो। जी देखिए, दो तरह का होता है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसको जीए कहते हैं। उसमें आप ब्रेन को अनकॉन्शियस कर देते हैं स्पेशल केमिकल के जरिए। वो केमिकल्स ब्रेन में जाकर आपकी बॉडी को स्लीप कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में ले जाते हैं कि आपका ब्रेन पेन रिसेप्शन को भी कम कर देता है। इसको आप बेहोशी का आलम कहते हैं। आप अपने स्पेशल केमिकल के जरिए ब्रेन के खास हिस्से को सुला देते हैं, बेहोशी का आलम जिसको कहते हैं। लेकिन अगर मुझे कहीं पर इंजेक्शन लग रहा है और उस हिस्से को थोड़ा सा सुन्न करना है, जैसे दांतों में इंजेक्शन लगने के टाइम पर, तो उसका क्या होता है? उसका बेटा ये होता है कि लोकल एनेस्थीसिया होता है। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है कि आप उस एक स्पेशल एरिया के पेन रिसेप्टर्स को सुन कर देते हैं, सुला देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे मेरा मैं अक्सर बताया करता हूँ, मेरी टांग का जब ऑपरेशन हुआ, अच्छा मुझे मुस्तकिल फील हो रहा था
के आलात मुझे टच हो रहे हैं, मुझे ये भी फील हो रहा था कि फलां आले की मदद से मेरी हड्डी पर, बोन फ्रैक्चर हुई थी, हड्डी पर जोर डाला जा रहा है, मुस्तकिल फील हो रहा था, लेकिन पेन नहीं थी। क्यों? लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया, लोकलाइज्ड पैरालिसिस, पैरालिसिस नहीं बेसिकली वो लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया होता है, क्योंकि पैरालिसिस होता है न्यूरॉन्स का, जो एनेस्थीसिया होता है वो रिसेप्टर्स का होता है, ठीक है। तो हम लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया में जो उस एरिया के लोकल पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको अनकॉन्शियस कर देते हैं, उनको जो है वो बिल्कुल कोई रिसीव नहीं होती, स्टिमुलाई रिसीव नहीं होते, ठीक है। तो वो हमारा अपना पर्पस होता है कि हम किन रिसेप्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, मोस्टली हम पेन रिसेप्टर्स को टारगेट करते हैं। जी अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दें कि दांतों की पेन इतनी शदीद क्यों होती है? दांतों की पेन आमतौर पर बहुत शदीद होती है, उसके इतने शदीद होने की क्या वजह है? वेल डन, शाबाश। वहाँ पर जो पेन नर्व एंडिंग्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। जिस जगह पर जिस भी स्टिमुलस के रिसेप्टर ज़्यादा होंगे, उस स्टिमुलस की जो एक्सेप्टेंस होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हमें दांतों का जो दर्द होता है वो ज़्यादा फील होता है, ठीक है। ले बेटा, बाकी इंशा